वाह, क्या आईपीओ है। चलिए शौर्य के पास चलते हैं। और हालांकि आज कोई आईपीओ खुला नहीं है, लेकिन आईपीओ खुलेगा कल, मतलब कि कल लिस्टिंग होने वाली है जेएनके इंडिया को लेकर के। तो सबसे पहले तो ये समझने की उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको क्या उम्मीद करनी चाहिए, किस तरह की रणनीति वहाँ पर होनी चाहिए। शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य बताइए, क्या कुछ स्थितियाँ वहाँ पर देखने को मिल रही हैं? जी, जेएनके में ऐसा लग रहा है कि जो रिटेल निवेशक थे उन्हें शायद बिजनेस इतना समझ नहीं आया, क्योंकि B2B बिजनेस था। इस वजह से हमने देखा कि रिटेल का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं हुआ, 4 गुना हुआ। लेकिन QIB को ये शेयर काफ़ी पसंद आ रहा है, तो 74 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। टोटल 28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और क्योंकि QIB ने अच्छा सब्सक्रिप्शन दिया था, इस वजह से हमने देखा है GMP में भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। जो पहले 6% के आसपास का GMP चल रहा था, अब लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 28% से भी ज़्यादा का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। सर, जेएनके इंडिया कल लिस्टिंग होनी है इसकी, और रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहा। हालांकि सब्सक्राइब तो हो गया था, लेकिन QIB पोर्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। और हमने देखा है जब QIB पोर्शन में बहुत ज़्यादा लोग अग्रेसिव होते हैं तो लिस्टिंग कम से कम अच्छी हो जाती है। यहाँ पर आनंद राठी का कहना है लंबी अवधि के लिए अप्लाई करें, SMIFS का कहना है सब्सक्राइब करें, अरिहंत कैपिटल कह रहा है लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें, और रिलायंस सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करने की सलाह है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर, जिन लोगों को कल अगर लिस्टिंग गेन मिलता है तो क्या एक बार लिस्टिंग गेन के लेकर के निकल जाएं, या फिर होल्ड करना चाहिए? दूसरा, जिन लोगों से मिस हो जाती है चीज़ें, वो लोग कितनी भी भाव पर खरीदने लगते हैं, तो क्या इसके प्राइस को चेस करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो यहाँ पर ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन ये है कि अब जब सब कुछ निकल चुका है तो कुछ बात आपके पास बचता नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इंतजार करना चाहिए ओपनिंग पे। हाँ, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, जिनके पास आए उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल बुक करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा अपवर्ड मोमेंटम नहीं आएगा। और स्टॉक एक बार डिप देगा तो लोग को भी ना यहाँ पर खुश होने की जरूरत, ना खुश होने की जरूरत नहीं है कि उनको मिला नहीं। मुझे ऐसा लगता है वापस दोबारा आपको डिप पे ये स्टॉक मिलेगा और आईपीओ प्राइस से नीचे मिलेगा, जिससे कि आप वापस से ले सकते हैं। फिलहाल एक बार को खुलने पे प्रॉफिट बुक करने की जरूरत। जी चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच जो है सॉरी, यहाँ पर तो अब कल लिस्टिंग होगी, उसके बाद से हम लोग और स्ट्रेटजी प्लान करेंगे, और कल भी हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है वो आने वाले हैं, और ख़ास तौर से स्विगी, क्योंकि जोमेटो जब पिटा था तो आईपीओ एक तरीके से टाल दिया गया था उसका, लेकिन अब जोमेटो में भी रिकवरी आई है, उसके बाद से अब स्विगी का उत्साह थोड़ा बढ़ा है। कब तक आने की उम्मीद है और क्या कुछ प्लान है कंपनी का? जी, स्विगी का भी आने में तो टाइम है, लेकिन आईपीओ का साइज बड़ा है। 10,000 करोड़ से अधिक आईपीओ साइज है। इसमें फ्रेश इश्यू होगा 3,750 करोड़ का, और बाकी ऑफर फॉर सेल है, जिसमें जो स्विगी के वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट करने को देख रहे हैं। अभी स्विगी ने DRHP फाइल करा है, लेकिन उसमें डिस्क्लोज पब्लिक को नहीं करा है। लेकिन अगर इसके पूरे आगे बात करें तो ऑफिस, ओला इलेक्ट्रिक जैसे स्टार्टअप्स को भी आने की बात है। स्टार्टअप को देखने के लिए हमने जब इस साल की शुरुआत में इसको डिस्कस करा था, एक बार रिविजिट कर लेते हैं। देखिए, अगर स्टार्टअप को डिस्कस करना होता है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती, कंसर्न होता है बिजनेस मॉडल कैसे देखें। बिजनेस मॉडल भी ये नहीं पता होता कौन सा अच्छा निकल के आया, क्योंकि इंडस्ट्री धीरे धीरे डेवलप हो रही होती है, तो किसी को नहीं समझ आ पाता। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की हैं। पहला, ये जो भी स्टार्टअप है उनके पास कस्टमर्स आ तो रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास कस्टमर्स रुक रहे हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा, कितनी तेजी से आ रहे हैं। फिर कस्टमर्स आने के बाद वो उनसे प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं, उनसे रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहे हैं, और क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं, ये चीज़ देखने की जरूरत होती है। फिर जब साइज बढ़ता है तो आपको देखना पड़ता है स्टार्टअप का पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम में कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, उनके साथ जो डिलीवरी बॉय जुड़े हुए हैं वो उनके साथ कितना बने रहना चाह रहे हैं, उनके एम्प्लॉय से रिलेशंस कैसे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो ब्रेक नहीं कर रहे हैं। हमने हाल ही कुछ स्टार्टअप में देखा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी केसेस आए थे, तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरा, ये प्रॉफिटेबिलिटी अगर नेट लेवल पर नहीं है तो कहाँ पर है, क्या वो ग्रॉस लेवल पर प्रॉफिट है, क्या वो एबिडा लेवल पर पॉजिटिव है। जितना नीचे के लेवल पर कंपनी पॉजिटिव है, उतनी आप उम्मीद जता सकते हैं उतना ही जल्दी से कंपनी प्रॉफिटेबल होते हुए नजर आ सकती है। बिल्कुल, तो ये तमाम आंकड़े जो है वो स्विगी से जुड़े हुए, और जब ये आईपीओ आएगा तो निश्चित रूप से बड़ा साइज़ का आईपीओ होगा, और डिटेल में हम लोग इसमें जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कंपनी के कारोबार को और तमाम चीज़ों को लेकर के। सर, बहुत सारे स्टार्टअप्स और नई नई जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनके आईपीओ आने की तैयारी में हैं, कुछ एक गाड़ियों के भी आईपीओ आने वाले हैं इस साल। क्या कुछ उम्मीद करें कि अगर बाजार सपोर्ट करेगा तो प्राइमरी मार्केट गुलजार रहता हुआ दिखाई दे रहा है 2024 में?
देखिए 2024 में एसएमई और मेन बोर्ड आईपीओ की भरमार है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से ओवरऑल इकोनॉमी डेवलप हो रही है उसके हिसाब से आईपीओ आपको माला माल करेंगे। बस मनी नाइन फॉलो करना अगर भूल गए तो सोशल मीडिया के चक्कर में 50 पैसे के स्टॉक खरीदने के चक्कर में पड़े रहेंगे और वहां पर फंसेंगे। तो मुझे लगता है कि आईपीओ मार्केट चमकेगा और उसमें मनी नाइन जो है वो आपकी काफी हेल्प करेगा। चलिए, तो ये बिल्कुल जो है मनी नाइन पूरी तरीके से तत्पर है अपने दर्शकों की तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, सही मार्गदर्शन करने के लिए, सही जानकारी देने के लिए। शौर्य के पास चलते हैं और आप लोगों को ये भी बता दें कि अगर हाल फिलहाल की कोई लिस्टिंग पर आपका कोई प्रश्न है तो अभी तुरंत भेज दीजिए आईपीओ सेगमेंट में, उनको भी हम डिस्कस करते हैं तो उसको हम डिस्कशन में ले लेंगे। लेकिन लेकिन शर्त यही है कि वो हाल फिलहाल की लिस्टिंग होनी चाहिए, हाल फिलहाल के आईपीओ होने चाहिए। शौर्य, एनएफओ के बारे में भी हम बातचीत करते हैं इसमें, अब सिर्फ हम आईपीओ के बारे में नहीं बात करते हैं। आज कौन सा एनएफओ डिस्कस करने जा रहे हैं आप? जी, आज एक ऐसा एनएफओ आ रहा है जो मतलब जिसकी थीम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट है। एचडीएफसी का एनएफओ आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग फंड का, और एचडीएफसी 3 थीम्स की वजह से फंड ला रहे हैं। पहला, उसी में कस्टमर बेस बढ़ रहा है। दूसरा, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी आ रही है। तीसरा, इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, और इसके लिए काफ़ी स्टेप्स रिसेंट टाइम में लिए गए हैं। जैसे लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी गतिशक्ति लाई गई है, जिसके बाद लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 13-14% से सिंगल डिजिट में लाने की उम्मीद है। साथ साथ लेबर लॉज में देखें तो 44 लॉज को 4 कोर्ट्स में डिवाइड करा गया है। उसके बाद जो है पीएलआई स्कीम लाए गए हैं। हालांकि बहुत काम होना है, लेकिन ऐसा लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में इंडिया सही डायरेक्शन में जा रहा है, और इसी वजह से फंड को भी उम्मीद है कि आगे अच्छी उम्मीद जाएगी। एचडीएफसी के हिसाब से 2030 तक ग्रॉस वैल्यू एडेड के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग 2.8 टाइम्स बढ़ेगा, बल्कि जीडीपी इंडिया के 2 टाइम्स भरेगी, यानी जीडीपी में ज्यादा शेयर भी होता हुआ नजर आएगा। और इसी तरह से एचडीएफसी को बहुत डाइवर्स फंड में इसमें इन्वेस्ट करने को देख रहे हैं। कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, अक्रॉस मिड कैप, स्मॉल कैप, मार्केट, लार्ज कैप, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में 37% का अकाउंट है, तो काफी बड़ा बेस मिल जाता है, और कंपनी बॉटम अप स्ट्रेटेजी यूज करके स्टॉक्स को सेलेक्ट करेगी। चलिए, महज 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। और ये जो है सेक्टर, ये कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं सर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? और इसमें, और ये आजकल हम देख रहे हैं म्यूचुअल फंड नए नए तरीके के फंड लेके आ रहे हैं, खासतौर से थीमेटिक फंड जो हैं, जिसमें हमने देखा कि जब डिफेंस में बाइंग आनी शुरू हुई तो बहुत सारे फंड हाउसेज ने डिफेंस जो है थीम पर जो है फंड अपने लॉन्च किए। अब ये मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के नया फंड आ रहा है, तो वहाँ पर भी काफ़ी क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। और ख़ासतौर से जो लोग घबराते हैं, डरते हैं, या मार्केट देखने का उनके पास दिन में समय नहीं है, उनके लिए ये तरीका कितना सुरक्षित और मानते हैं आप? विपुल जी, आपने 2 कंट्रोवर्शियल बातें कह दी, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। पहला, कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप समय नहीं दे सकते हैं, तो मत करिए स्टॉक मार्केट पे निवेश, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक मार्केट हो। और अगर आप समय दे सकते हैं तो सही सोर्स फाइंड आउट करिए, इसीलिए मैंने मनी नाइन का जिक्र किया था। दूसरा, देखिए स्टॉक मार्केट, आप चाहते हैं कि आपका पैसा भी बने और आप ये भी चाहते हैं कि आपको कुछ मेहनत भी ना करनी पड़े। आपको पता है विपुल जी, अगर विश्व के आंकड़ों को कंपैरिजन किया जाए और खास तौर से भारत के आंकड़ों को कंपैरिजन किया जाए, तो जो हमारी जनता जितना कमाती है उसके सबको पैसा फंड मैनेज करने के लिए मैक्सिमम से 3,000 लोग हैं, और जिसमें से टॉप पे जाएंगे तो 300 लोग, और बहुत टॉप पे जाएंगे तो सिर्फ आपको 30 लोग ही नजर आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सारी इकोनॉमी उनके ऊपर मूव करती। जो इस तरीके के फंड हैं, मुझे ऐसा लगता है ये फंड बहुत अच्छे हैं, इसीलिए सोचकर आपके लिए लाए जा रहे हैं। बिल्कुल निवेश की रणनीति बनानी चाहिए, लेकिन आप ये सोचकर निवेश की रणनीति नहीं बना सकते कि आपने डाल दिया, आप छोड़ दिया। जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास खुद ही जाना पड़ता है, जब कोई केस होता है तो वकील के पास भी जाना पड़ता है, और अगर आपको अपने फंड को बढ़ाना है तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर के पास खुद ही जाकर अपने सवाल पूछने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि थीमेटिक फंड अच्छे हैं, लेकिन पूरी जानकारी के साथ निवेश करें, जिससे कि आपके पैसे में जोखिम कम से कम हो सके। जी, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। सर, हमारे एक दर्शक हैं एस बिश्नोई जी, वो कह रहे हैं कि हाल की लिस्टिंग जो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर, वो आपकी राय जानना चाहते हैं। और आइनॉक्स इंडिया के शेयर इन्होंने ले रखे हैं। ये कह रहे हैं कि आईपीओ सेगमेंट में वो इन 2 पे राय आपकी जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। हालांकि इन्होंने अपना भाव वगैरह कुछ नहीं बताया है, लेकिन इन 2 शेयरों पे आपकी राय, आपकी टिप्पणी जानना चाहते हैं। देखिए, जना स्मॉल फाइनेंस इस समय 508 रुपए चल रहा है, और इसके अगर मैं फाइनेंस में जाना चाहूँ तो मुझे लगता है कि आपको दूसरे ऑप्शन ज्यादा अच्छे दिखाई देंगे। फिलहाल लिस्टिंग के बाद अच्छा रहा है स्टॉक,
अगर मैं फ्रेश बाय करना हो तो बिल्कुल नहीं करूंगा, अगर है पोजीशन तो एग्जिट करके दूसरे स्टॉक्स पे जाना चाहूंगा, जिसमें कि आप उज्जीवन फाइनेंस आपके पास ऑप्शन है, यूग्रो कैपिटल आपके पास ऑप्शन है, आप इस टाइप के स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। जना फाइनेंस कहीं ना कहीं से ओवरबॉट सिचुएशन में खड़ा हुआ। ओवरबॉट सिचुएशन में खड़ा हुआ है। इस बीच एक और दर्शक हमारे हर्षित कुमार जी हैं, उनका भी आईपीओ पर सवाल आया है और ये जानना चाह रहे हैं मुक्का प्रोटीन के बारे में कि क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री की जा सकती है। अभी सर ये भी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। क्या सलाह रहेगी, मुक्का प्रोटीन में फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? 28 रुपए आएगा तब बात करेंगे। 28 रुपये आएगा तब बात करेंगे। तो चलिए फिलहाल अब वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका शौर्य, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वाह क्या आईपीओ है।